नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी, भोपाल। आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 13 जीव एवं समष्टि की उप इकाई जीव एवं पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वातावरणीय परिस्थितियां देखते हैं। इसी का अध्ययन आज हम इस पाठ में करेंगे। एवं उसका पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं का यह संसार संख्या एवं विविधता की दृष्टि से विस्मयकारी है। सभी जीव एक दूसरे से न केवल विभिन्नता रखते हैं, बल्कि अपने आप को अपने भौतिक एवं जैविक दोनों प्रकार के वातावरण के प्रति जीवों का उसके भौतिक एवं जैविक वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण का तात्पर्य उन सभी जैविक एवं अजैविक कारकों से होता है जो जीवों को प्रभावित करते हैं। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समुदाय जो लगभग एक समान वातावरणीय दशाओं में रहते हैं, जीवों या बायोम कहलाते हैं। बच्चों, हम इस चित्र में देखते हैं कि भारतवर्ष के प्रमुख जीवों दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम प्रथम चित्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन को हम देखते हैं। जहां वर्षा पूरे समय होती है, इन वनों में जंतु एवं पौधों की प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। सेकंड, पर्णपाती वृक्षवन। इस वन में पतझड़ में पत्ते गिरते हैं और मानसून आने पर वापस हरे भरे हो जाते हैं। इनमें जैव विविधता पाई जाती है। समुद्र तट में अलग अलग जलीय जीव पाए जाते हैं। और अंत में हम थार मरुस्थल के बारे में देखते हैं। थार मरुस्थल का नाम बच्चों आपने भी सुना होगा। ये एक रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र है, जहां पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित जीव एवं उनके भौतिक वातावरण मिलकर एक विशाल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें जीवमंडल कहते हैं। जैव एवं वातावरण। वातावरणीय कारक को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अजैविक कारक और दूसरा है जैविक कारक। आगे हम इनको विस्तृत रूप से समझेंगे। ये चित्र बच्चे आप देख रहे हैं, बायोटिक वर्सेस एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब जैविक कारक और एबायोटिक मतलब अजैविक कारक। इसमें जो दिखा है लिविंग एग्जाम्पल्स मतलब जैविक उदाहरण, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जीव जंतु, फंजाई, कवक और जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। नॉन लिविंग एग्जाम्पल्स जैसे अजैविक उदाहरण वाटर पानी, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, सॉयल मिट्टी, एयर वायु और टेम्परेचर तापक्रम। इस सारणी को हम एक टेबल फॉर्म में देख के अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अजैविक कारकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी जीव के जीवन पर वातावरण के प्रभाव को पारिस्थितिकी कारकों की अंतरक्रिया कहते हैं।
सभी कारक परस्पर संबंधित होते हैं और इस कारक में होने वाला परिवर्तन दूसरे कारक को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स का चित्र दिखाया गया है। These are the non-living components of the ecosystem. अजैविक कारक और यहाँ पर परिस्थितिकी में पाए जाने वाले अजैविक घटक दिखाए गए हैं। पहला वाटर, जल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, टेम्परेचर, तापमान, सॉइल, मृदा, सनलाइट, प्रकाश और विंड, वायु। अब हम एक एक कारकों के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। प्रथम पॉइंट है जल। जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण कारक है। जल किसी विशिष्ट क्षेत्र के वनस्पति एवं जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। जैवमंडल में जल विभिन्न रूपों शुद्ध जल, समुद्री जल, भूमिगत जल, बर्फ, वाष्प आदि रूपों में पाया जाता है। वातावरण में संतुलन में जल का विशेष महत्व है। पृथ्वी की संपूर्ण सतह का 71% भाग जल से घिरा रहता है। वायुमंडल एवं स्थल मंडल के मध्य जल का निरंतर चक्रण होता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र के बारे में आप सभी पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार हम पुनः चित्र से जल चक्र को समझेंगे। नदियों, झीलों और समुद्र का जल सूर्य की तेज रोशनी से वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में एकत्रित होता है और जहां से फिर यह बादल के रूप में वर्षा करके पृथ्वी पे पुनः पहुंच जाता है और नदियों, तालाबों से एकत्रित होकर समुद्र में पहुंचता है। इस प्रकार वातावरण में जल चक्र द्वारा जल का संतुलन बना रहता है। जीवधारियों में 60 से 90% जल होता है। मानव शरीर 65% जल से बना है। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। कुछ जीव जो लवण की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, उन्हें हम पृथु लवणी कहते हैं। लेकिन कुछ जीव जो कम परास तक सीमित होते हैं, उन्हें हम तनु लवणी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, अजैविक कारक का वायुमंडल। पृथ्वी की सतह पर गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। यह अनेक परतों का बना होता है जो अपने संगठन, तापमान, दाब एवं गुणों से भिन्न होते हैं। तापक्रम के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रोपोस्फियर भूमि सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। इस आधारीय भाग में मनुष्य एवं जीवधारी रहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ऊपर का भाग जो लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला रहता है। इसका तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मेसोस्फियर यह वायुमंडल का तीसरा क्षेत्र है जो स्ट्रेटोस्फियर के ठीक ऊपर 40 किलोमीटर तक फैला रहता है। इस क्षेत्र का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। आयनोस्फियर यह ऊपर का शेष भाग है जो मेसोस्फियर से लगभग 210 किलोमीटर दूरी तक फैला रहता है। गैस आयन के रूप में
पाए जाते हैं। तापक्रम ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। इस चित्र को हम लोग देखते हैं जहां पर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की विभिन्न परतें। सबसे पहले हम ये ग्लोब पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी से लगा हुआ जो परत होता है जिससे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जहां पर जीव जंतु प्राणी निवास करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर, जिसे हम आयनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं, और सबसे बाह्य भाग एक्सोस्फियर कहलाता है। वायुमंडल की वायु में अनेक गैसें निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.032% एवं ऑर्गन 0.93% गैस पाई जाती हैं। इनके अलावा अन्य गैस भी पाई जाती हैं। चित्र में हम इसको देखकर फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में पाए जाने वाली विभिन्न गैसों का प्रतिशत। ये ऑरेंज वाला भाग जिसमें दिख रहा है पृथ्वी पर पाया जाने वाला नाइट्रोजन 78.09% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये 20.94% है। सबसे सूक्ष्म रेड कलर का कार्बन डाइऑक्साइड 0.032%, ऑर्गन जो 0.93%, और ये जो हरे येलो कलर का जो दिख रहा है जिसमें सभी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट, बिंदु तापक्रम हम अध्ययन करेंगे। एक सीमाकारी अजैव कारक है जो पौधे एवं प्राणियों की जैविक क्रियाओं एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। जीवधारियों एवं वातावरण के बीच निरंतर ऊर्जा का विनिमय होता है। इसी विनिमय के कारण ऊष्मा की प्राप्ति एवं ऊष्मीय क्षय के मध्य एक साम्य स्थापित रहता है। पृथ्वी का औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। अब हम इस चित्र में समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य की रोशनी, इक्वेटर इज द हॉटेस्ट। भूमध्य रेखा सबसे गर्म होता है क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी 90 डिग्री से पड़ती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहां पर कोल्डेस्ट ऑफ द पोल्स, ध्रुवीय क्षेत्र सबसे ठंडे होते हैं क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश 30 डिग्री से पड़ता है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे वहां पर भी ठंडक बढ़ती है क्योंकि वहां पर भी सूर्य का प्रकाश 45 डिग्री से पड़ता है। इस प्रकार जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे तापक्रम उत्तरोत्तर घटता रहता है। ताप नियंत्रण की दृष्टि से जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम है एक्टोथर्मिक, असंतापी जंतु। जिन जीवों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता है, जैसे मछलियां, उभयचर, सरीसृप, इन सभी का तापमान वातावरण के साथ कभी
वातावरण के अनुसार ही घटता है और वातावरण के अनुसार ही बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, एंडोथर्मिक समतापी जंतु। जिन जीवों के शरीर का तापमान स्थिर होता है उसे हम समतापी जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी और स्तनी। जैसे बच्चों, हम जानते हैं हम लोगों का तापमान भी स्थिर होता है, इसीलिए हम लोग समतापी कहलाते हैं। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण उनकी ताप सहन शक्ति पर ही निर्भर करती है। ताप सहनशीलता के आधार पर जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला यूरीथर्मल, दूसरा स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल, जो जीव ताप के अधिक उतार चढ़ाव को सह सकते हैं उन्हें हम यूरीथर्मल कहते हैं, जैसे मनुष्य और टोड आदि। स्टेनोथर्मल, जिन जीवों में ताप की सहनशीलता की सीमा बहुत कम होती है, जैसे मछलियां आदि। विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में विभिन्न समय पर ताप के परास में अति विभिन्नता पाई जाती है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में ताप की अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम 4th बिंदु प्रकाश को अध्ययन करेंगे। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में जीवों के शरीर में संचित रहती है। प्रकाश जंतुओं की प्रजनन क्रिया भी प्रभावित होती है। प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले धब्बों के रूप में प्रकट होता है। प्रकाश की अवधि का प्रभाव पौधों में पुष्पन पर पड़ता है, जिन्हें हम दीप्तकलिता कहते हैं। दैनिक सक्रियता भी प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है, जिससे जंतु 4 प्रकार के होते हैं: दिनचर, रात्रिचर, ध्रुवीय और संध्याचर। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। जंतुओं की जैविक क्रियाएं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर आश्रित रहती है। इस चित्र के द्वारा हम प्रकाश के द्वारा होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों को समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश किन क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के द्वारा ही संभव होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना भी प्रकाश पर ही आधारित होता है। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों के किनारे किनारे जो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं उन्हें ही हम स्टोमेटा कहते हैं। पौधों का मूवमेंट, जो गति होती है, वो भी प्रकाश नियंत्रित करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों का अंकुरण भी प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होता है। फ्लावरिंग, पुष्पन की क्रिया। प्लास्टिड फॉर्मेशन, लवक बनने की क्रिया। ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर बनने की क्रिया, ये सभी भी प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती हैं। कैरोटीन, विटामिन ए फॉर्मेशन, हम जानते हैं गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी निर्माण की क्रिया भी प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है। स्टेम एवं लीफ फॉर्मेशन, पत्ती एवं तने के निर्माण में भी प्रकाश भाग लेता है। इस प्रकार बच्चों, हम देखते हैं कि प्रकाश हमारे जीवन को कितने रूपों से प्रभावित करता है।
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कई रूपों से हमें प्रभावित करता है। अब हम मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा पृथ्वी का ऊपरी स्तर है जो खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों युक्त होता है। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति एवं गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये पौधे एवं जंतुओं के लिए एक प्राकृतिक आवास है। मृदा के निर्माण की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अपक्षय एवं मृदा परिवर्धन। मृदा निर्माण की अपक्षय क्रिया भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विधियों द्वारा होती है। हम अब अगला बिंदु पढ़ते हैं। बालू, चिकनी मृदा, नोमट मृदा में क्या अंतर पाया जाता है? मृदा कई तरह की पाई जाती हैं। इन मृदा में क्या अंतर होता है? बालू, इन मृदा के कण 0.2 मिलीमीटर से अधिक माप के होते हैं। चिकनी मृदा के कणों का माप 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है और दोमट मृदा के कणों का माप 0.002 से लेकर 0.02 मिलीमीटर के बीच का होता है। अब हम सेकंड पॉइंट, मृदा के कणों के बीच वायु अवकाश स्थित होता है। जो बालू होते हैं वो आप देखते हैं वो बिखरा बिखरा रहता है, उसमें एयर स्पेस पाई जाती है। चिकनी मिट्टी में वायु अवकाश बहुत छोटे होते हैं और दोमट मिट्टी में वायु अवकाश छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, बालू में कणों में जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि उनमें वायु अवकाश पाया जाता है। चिकनी मिट्टी में कणों में जल धारण की क्षमता अधिक पाई जाती है और दोमट मिट्टी के कणों में औसत प्रकार की जल धारण क्षमता पाई जाती है। मृदा के बालू में कणों के बीच में वायु अधिक पाई जाती है। चिकनी मृदा में वायु कम मात्रा में उपस्थित होती है और दोमट मृदा में औसत वायु उपस्थित होती है। इस प्रकार बच्चों, हम इस प्रकार तीनों में अंतर अध्ययन कर रहे हैं और ये प्रश्न परीक्षा के लिए संभावित भी होता है। जैविक कारक, सभी जीवधारी वातावरण के जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। उपभोक्ता, जो उत्पादकों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहते हैं। जो शाकाहारी को खाते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी जीव कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण बड़े मांसाहारी जीव द्वारा किया जाता है, उन्हें हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। अपघटक, सभी सूक्ष्म जीव जो जीवों के मृत शरीर को अपघटित करके भोजन प्राप्त करते हैं अपघटक कहलाते हैं। यदि हम इस चित्र में देखते हैं, सबसे नीचे उत्पादक हरे पेड़ पौधे जिनको प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जीव ग्रहण करते हैं और उनको तृतीय उपभोक्ता सर्वोच्च या तृतीय उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम इस चित्र में भी देखते हैं छोटे छोटे हरे पौधे
जो शाकी पौधे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इन छोटे छोटे पौधों को खरगोश खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर इनको सांप खाता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता है, और सांप को बड़े बड़े पक्षी, बाज, गिद्ध खाते हैं, जो कि सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। और इनके उपभोक्ता एवं उत्पादक के मृत शरीर को सूक्ष्म जीव अपघटन करके उनके तत्वों को वापस मृदा में पहुंचा देते हैं। बच्चों, अब हम इस इमेज में फिर से जैव एवं अजैव कारकों के मध्य अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सूर्य की रोशनी से हरे पेड़ पौधे उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं और इन उत्पादकों को कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, हर्बीवोर्स एवं कार्निवोर्स शाकाहारी एवं मांसाहारी जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और कंज्यूमर या उपभोक्ता को नष्ट होने के बाद या मृत होने के बाद उनको अपघटक, जिसमें कवक एवं जीवाणु उनको अपघटन की क्रिया करते हैं और उनके इम्पोर्टेंट या मुख्य तत्वों को वापस मृदा में पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार उत्पादक के नष्ट होने के बाद भी अपघटक उनको अपघटन की क्रिया द्वारा उनके मुख्य तत्वों को मृदा में पहुंचा देते हैं और प्रोड्यूसर्स की द्वारा हर स्टेप में एनर्जी निकलती है जो वातावरण में मुक्त होती है। इस चित्र में एरो का निशान ये दर्शाता है कि ये सभी आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या अजैव कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। नियमन: स्तनधारी अपने शरीर के तापमान को नियमित रखते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में बाहर का अधिक तापमान होने पर बेहद पसीना आता है, जो वाष्पित होकर तापमान को नियंत्रित करता है। ऐसे ही शीत ऋतु में बाहर का तापमान कम होने पर हम लोग कांपने लगते हैं, जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये हम बच्चों सभी अनुभव करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में पक्षी जैसे शीत ऋतु में लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता मिलती है। शीत ऋतुओं में भालू शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं तथा कुछ घोंघे एवं मछलियां ग्रीष्म ऋतु में जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता में चली जाती हैं। सेकंड पॉइंट है प्रवास करना, कि पक्षी कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। शीतकाल में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में पाया जाता है, वहां साइबेरिया एवं ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। इसी तरह निलंबित करना, जीवाणु कवकों एवं निम्न पादपों में प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं। अंत में बच्चों, हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी न केवल बल्कि अपने भौतिक वातावरण या अजैव कारकों जैसे जल, वायुमंडल, तापक्रम, प्रकाश एवं मृदा के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं एवं वातावरण का प्रत्येक भाग जीवों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालता है। आज के इस विषय से संबंधित आपको अभ्यास कार्य में प्रश्न
दिए गए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे एवं गृह कार्य में दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।